हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फोरियर सीरीज़ एक रिप्रेजेंटेशन होता है आपका किसी पीरियोडिक फंक्शन का साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में। तो अर्ली 1800s में, लेट मी एक्चुअली राइट फोरियर सीरीज़, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, तो 1800s में हुआ क्या था, एक मैथमेटिशियन हुए जिन्हें हम जोसेफ फोरियर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अपने पीरियड में खुद को रिपीट करता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, से वी हैव अ साइन फंक्शन। ठीक है, तो साइन फंक्शन क्या करता है, खुद को कुछ टाइम के बाद रिपीट करता है। तो से यहाँ पे पाई हो गया और यहाँ पे माइनस पाई हो गया। तो माइनस पाई से पाई के बीच में जो ये फंक्शन है, यही आपका बाद में खुद को रिपीट करता रहता है। सो ये एक तरह से पीरियडिक फंक्शन हो गया, जिसका पीरियड यानी कि जिस टाइम के बाद ये खुद को रिपीट करता है वो है 2 पाई। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस पीरियड विद दैट इज टी इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, तो ये एक पीरियडिक फंक्शन की पहचान होती है कि किसी भी टाइम टी के बाद या एक्स पोजीशन के बाद वह फंक्शन खुद को रिपीट करता है। ओके, तो फोरियर सीरीज भी आपकी अब 2 प्रकार की होती है। तो फोरियर सीरीज आपकी 2 प्रकार कैसे होती है, एक होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, और दूसरी होती है आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज। ओके, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज को कभी कभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सीरीज भी बोलते हैं, या आप जनरली कॉम्प्लेक्स सीरीज ही नाम सुनोगे इसका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की, तो आप किसी पीरियोडिक फंक्शन मान लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपका पीरियड जो है वो 2 पाई है। इसका मतलब फंक्शन खुद को 2 पाई टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है, लेटर ऑन हम लोग इसको आर्बिट्रेरी इंटरवल भी बना सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट जस्ट सपोज कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो अब होगा ये, इस टाइम पीरियड के लिए आपको जो कोई भी पीरियडिक फंक्शन है, मान लेते हैं वो एफ एक्स है, दैट एफ एक्स कैन बी रिटन एज a0 प्लस सिग्मा n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी a n cos n x प्लस सिग्मा n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी b n sin n x। ओके, तो कुल मिला के आपका होल पर्पस होता है कि कैसे आप ये a0, a n और b n की वैल्यू निकालते हो, और आप जब इन वैल्यूज़ को निकाल लेते हो तो आपके पास एक फंक्शन आ जाता है जो कि एक फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में होता है। ओके, तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि कैसे आप a0, a n और b n को निकालोगे। तो जनरली जब आप ये ऐसे वैल्यूज़ को निकालते हो तो इसका ऑलरेडी फार्मूला दे रखा होता है, एंड दैट फार्मूला इज़, जो आप a0 निकालोगे उसके लिए से आपका फंक्शन जो है, पहले हम फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका जो फंक्शन है, से मैं इधर की तरफ फंक्शन डिफ़ाइन कर देता हूँ। जो फंक्शन है आपका वो -पाई से +पाई तक के लिए, से फॉर एन एग्जांपल सिंपल सा फंक्शन है आपका स्क्वायर वेव।
ठीक है। तो हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, ओके। तो स्क्वायर वेव के केस में क्या है, यहाँ पे ये माइनस पाई है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस पाई है और यहाँ पे ये प्लस पाई है, ओके। तो फॉर दिस केस जो आपका ए नॉट होगा, ए नॉट आपका हो जाएगा माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स टी एक्स 1/2 पाई। ओके, वैसे ही आपका जो ए एन होता है वो आपका दिया जाता है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन आपका दिया जाता है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ओके। तो ये सिंपल सी फॉर्म हो गई इनकी। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये फॉर्मूले कहाँ से बना दिए, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज़ यू विल हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है। तो लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम। तो होता ये है कि आपको कुछ फार्मूलाज समझने होंगे। तो पहला फार्मूला ये है कि आप माइनस पाई से प्लस पाई अगर आप साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही यदि आप माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स करोगे वो भी जीरो आएगा। वो क्यों आएगा, ये बहुत सिंपली आप समझ सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज़ एक्चुअली फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज़ नेगेटिव एंड दिस एरिया इज़ पॉजिटिव, सो ओवरऑल इट विल कम आउट टू बी ज़ीरो। और ऐसा ही सेम केस होता है आपका कॉस की सीरीज़ में। जो एरिया बिलो आपका y इक्वल ज़ीरो लाइन होती है वो बराबर होता है जो अबव y इक्वल ज़ीरो लाइन के होता है। दैट इज़ वाई जो टोटल एरिया हो गया आपका वो ज़ीरो हो जाता है। दैट इज़ बोथ ऑफ द दीज केसेस में ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो ज़ीरो आएंगी। वैसे ही यदि आपके पास फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ। यदि आपके पास कोई इस तरीके का फार्मूला बन रहा है साइन एम एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स, ये आपका दो वैल्यूज़ देगा। यदि आपकी जो m है वो n के बराबर नहीं है तो ये हमेशा आपका वैल्यूज़ देगा वो आपकी ज़ीरो आएगी, ठीक है। और वैसे ही यदि आपका m बराबर n हो जाता है उस केस में ये पाई देगा। वैसे ही ये आपका कॉस के केस में होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यदि मैं ऐसे लिखूँ कॉस एम एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स, तो ये सेम का सेम वही आ जाएगा। जब आपका m नॉट इक्वल टू n होगा तब आपका ज़ीरो आएगा, एंड ये पाई आएगा जब m आपका n के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ऐसा ही सेम केस आपका कहाँ बनेगा, तो ये पांचवा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है, जब आपके पास साइन एम एक्स हो और कॉस एन एक्स हो डी एक्स, ये भी सेम यही वाला फार्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम a0, an और bn की वैल्यू को ड्राइव करेंगे। तो हमें यहाँ से समझ में आया है कि आपकी जो fx है, fx कैसे दिया जा सकता है, fx इज सिंपली a0 प्लस, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग
समेशन में नोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल सारी वैल्यूज़ को लिखते हुए यहाँ चल रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1 cos x प्लस a2 cos 2x, और ऐसे ही बाकी की सारी वैल्यूज़ लिख जा सकती हैं। वैसे ही आप यहाँ लिख सकते हो b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस बाकी की सारी वैल्यूज़ ऐसे लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देता हूँ फ्रॉम -π टू +π विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा -π टू +π, आप इंटीग्रेट करोगे इसे, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आप a0 को इंटीग्रेट करोगे -π से +π dx, एंड इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे -π टू +π a1 cos x प्लस बाकी की वैल्यूज़ dx प्लस -π टू +π b1 sin x प्लस बाकी की सारी वैल्यूज़ dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे जैसे कि हमने इस फॉर्मूले में सीखा था, इस वाले फॉर्मूले में, कि यदि आप -π टू +π sin x को इंटीग्रेट करोगे तो वो ज़ीरो आएगा, और वैसे ही cos के साथ होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या चली जाएंगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बच के आ गया, आपके पास सिर्फ ये बचा, जो कि आप जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 है तो 1 को आप इंटीग्रेट करोगे क्योंकि a0 तो कांस्टेंट है, तो दैट विल कम आउट टू बी x, और जब आप यहाँ लिमिट लगाओ तो आंसर आपका 2π आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2π a0 करके आंसर आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2π a0, और ये आपका इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, और इसे और सिंप्लीफाई कर लो तो जो a0 की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, a0 की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी 1/2π -π टू π f(x) dx। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो a0 है, यानी कि जो डीसी टर्म है, जैसे कभी कभी डीसी टर्म ही बोलते हैं, तो डीसी टर्म का ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, जो आपने ये टर्म्स लिखी हुई हैं, अब हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं a1 निकालना है। ठीक है, तो a1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे ही इक्वेशन में क्या करते हैं, हम cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना बात को, मैं यहाँ cos x से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि जब ये cos x से मल्टीप्लाई हो तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos mx cos nx वाला सिनारियो बन जाएगा। जब मैं -π टू +π इंटीग्रेट करूँगा तो सिंस सिर्फ यहाँ पे ही m = n है, इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर पाई आ जाएगा, और पाई हमारा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो लेट मी एक्चुअली शो यू। अब मैं मान लेते हैं cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो होल इक्वेशन है दैट विल टर्न आउट टू बी cos x f(x) इक्वल्स a0 cos x प्लस a1 cos स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी की टर्म्स अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस b1 sin x cos x प्लस बाकी की सारी टर्म्स। ओके, तो यहाँ एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे बताना भूल गया आप लोगों को, कि ये वाला जो टर्म होता है ये हमेशा ही ज़ीरो होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ओके, सो इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे सो इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम -π टू +π, ठीक है, जब आप इसे इंटीग्रेट करो तब क्या हो जाएगा, देखो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि a0 कांस्टेंट है और बाहर निकल जाएगा, और cos x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें पता ही है ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बट ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और a1 रह जाएगा, और वैसे ही बाकी सारी टर्म्स आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा,
जो a1 की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो cos 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेम यही फार्मूला बन के आ जाएगा a2 इक्वल्स 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई cos 2x एफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया, मोर जनरल टर्म जो होगी या मोर जनरल फार्मूला ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई cos एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला हो गया जो कि हमने कॉस टर्म्स के लिए निकाल लिया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, साइन टर्म्स के लिए निकाल सकते हो, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप वो निकाल के देख लेना। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं साइन एंड कोसाइन सीरीज़ के बारे में। ओके, साइन एंड कोसाइन सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। साइन एंड कोसाइन सीरीज़ होती क्या है? देखिए, जैसे मान के चलते हैं, जैसे आपके पास कोई स्क्वायर वेव है, ठीक है, जो कि हमने अभी पुराने एग्जाम्पल में देखी हुई थी। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब आपकी दो तरह की स्क्वायर वेव हो सकती हैं। ओके, तो दो तरह की स्क्वायर वेव कैसे हो सकती हैं? मान लेते हैं आपकी एक स्क्वायर वेव कुछ इस प्रकार है, ठीक है। एक स्क्वायर वेव आपकी इस प्रकार हो जाएगी और दूसरी स्क्वायर वेव मान लेते हैं कुछ इस प्रकार है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, और ये वाला जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अब होता ये है, सिंस हमने यहाँ पर जो फार्मूला लिखे हुए हैं वो समझ लेते हैं। जो ये फार्मूला है, यहाँ पे आप देखोगे कि आप इंटीग्रेट क्या कर रहे हो, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो यदि अब ये एफ एक्स ऑड फंक्शन हो जाता है तब क्या होगा, सिंस आप इवन इंटरवल में ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब आपका एफ एक्स ऑड हो गया, जब ये ऑड है और आप इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कॉस एक्स क्या है, आपका एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन से ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आपका ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का अगेन आप इवन इंटरवल में इंटीग्रेशन करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका जब यहाँ पर आप ऑड फंक्शन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो कि साइन भी आपका ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो इवन फंक्शन हो जाएगा। और सिंस वो इवन फंक्शन, तो आप इस इवन इंटरवल को क्या कर सकते हो, आप इसे तोड़ के 0 to पाई कर सकते हो और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकते हो। तो इन द केस ऑफ, यहाँ पे समझ लेते हैं, इन द केस ऑफ एन इवन ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन केस में क्या होता है, जो एफ एक्स होता है, या हम ये कहें जो ए ज़ीरो होता है, ए ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाता है, ए एन जो होता है वो भी ज़ीरो हो जाता है, एंड जो बी एन होता है, बी एन कैन बी रिटर्न एज 1/2 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला केस हो जाता है, इसे हम लोग कभी कभी साइन सीरीज़ ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑड फंक्शन के केस में होता है।
अब मान लेते हैं आपका इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन केस में क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन के केस में जो a0 होगा वो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इवन है तो सॉरी इट इज़ रॉन्ग, इट शुड बी 1/π 1/π 0 to π fx dx, और वैसे ही आप an को लिख सकते हैं क्या 2/π 0 to π fx cos nx dx। हाउएवर यहाँ पर bn क्या हो जाएगा, bn आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन आप ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल जो आएगा आपका वो आपका ऑड फंक्शन ही आएगा, और ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो आपका bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन द केस ऑफ दिस इवन फंक्शन। तो इसे हम लोग कोसाइन सीरीज़ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी कोसाइन सीरीज़ हो जाती है। ओके ओके तो अब बात करते हैं जब आपका जो पीरियड है वो आर्बिट्रेरी है, जैसे कि -π to π नहीं है बट -c to +c है, तो उस केस में जो आपका फोरियर सीरीज़ थी जो हम अर्लियर ऐसे लिख रहे थे a0 प्लस n = 1 to ∞ an cos nx प्लस n = 1 to ∞ bn sin nx, हम कुछ इस प्रकार लिख रहे थे, वही आपकी स्केल होकर कुछ इस प्रकार हो जाती है a0 प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ an cos n pi x over c प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ bn sin n pi x over c। तो इस प्रकार आपकी फोरियर सीरीज़ किसी आर्बिट्रेरी इंटरवल के फंक्शन के लिए हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर आपका जो फॉर्मूले होंगे जो a0 के लिए है वो कुछ इस प्रकार 1/2c इंटीग्रेशन -c to +c fx dx हो जाता है। वैसे ही bn के लिए आपका फार्मूला 1/c -c to +c fx cos n pi x अपॉन c dx हो जाता है। ओके सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, इट इज़ एक्चुअली an। और bn के लिए फाइनली आपका जो फार्मूला है वो उसी प्रकार -c to +c fx sin n pi x over c dx हो जाता है, ठीक है। तो नाउ लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, तो जैसे हमने अभी लास्ट टाइम स्क्वायर वेव की बात की थी, तो स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज़ बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो आपका जो स्क्वायर वेव है वो कुछ इस प्रकार होती है। सो your square wave would look like something like this। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं ये आपका पॉजिटिव पाई है प्लस पाई एंड दिस इज़ माइनस पाई, ठीक है। तो जो फंक्शन है मान लेते हैं यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे -1 है। तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा fx इक्वल्स +1 0 to π -1 -π to 0, ठीक है। तो इस फंक्शन केस में आप सिंपली, आपको साफ साफ दिखाई ही दे रहा होगा कि इस केस में आपका a0 0 हो जाएगा और an भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। तो हमारे पास
एक साइन हाफ सीरीज़ आएगी, ठीक है। हाँ, तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने आपको कोसाइन सीरीज़ बताया था, ये एक्चुअली कोसाइन हाफ सीरीज़ या हाफ कोसाइन सीरीज़ होगी, और वैसे ही यहाँ पर ये हाफ साइन सीरीज़ होगी। हाफ का कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि उसमें या तो सिर्फ साइन है या कोसाइन है, ठीक है, दोनों साथ में नहीं है। दैट इज़ वाई हाफ साइन या हाफ कोसाइन सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बी एन निकालना है। बी एन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है। तो बी एन क्या हो गया आपका, बी एन इज सिंपली 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कैसे निकालोगे आप सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू ज़ीरो, आपका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, और आपका अगली टर्म आ जाएगी 1/पाई 0 टू पाई 1 साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। आप ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, वैसे तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इसे, सिंस ये इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन को आप सिंपली 0 टू पाई कर सकते थे, तो मैं अब डायरेक्टली ऐसे ही कर देता हूँ 0 टू पाई, और आपका जो ये इंटीग्रेशन आएगा वो आपका आ जाएगा cos nx ओवर n, एंड सिंस साइन है तो आपका इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। तो इस केस में आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 2 पाई 2 ओवर पाई एंड पाई cos n पाई, ओके। तो नेगेटिव साइन में बाहर निकाल देता हूँ और n भी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos n पाई माइनस, एंड इट विल कम आउट टू बी cos 0, cos 0 इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आ गया, एंड फाइनली आप क्या कर सकते हो, इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आप ये माइनस साइन अंदर ले जाना चाहो तो अंदर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 2 ओवर n पाई 1 माइनस cos n पाई, ठीक है। तो ये आपका कुछ टर्म आ गई, तो बी एन आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो सिंपली, यदि आपका n, यदि देखो 1 से स्टार्टिंग होनी है, तो यदि आपका n ऑड है, ठीक है, तब क्या होगा, तो यहाँ 1 आप पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा cos पाई हो जाएगा, cos 3 पाई हो जाएगा, cos 5 पाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये वैल्यू हमेशा ही -1 होगी, ठीक है। -1 होगी तो क्या, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 2। तो आपका जो बी एन है that will come out to be 4/n पाई if n is odd, ठीक है। अब यदि मान लो n आपका इवन है, तब क्या होगा, तो इवन के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी, 6 पाई हो जाएगी, और ये हमेशा ही 1 देगी, तो 1 - 1 इज़ 0, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा इफ़ n इज़ इवन, ठीक है। तो ये आपका वी एन टर्म आ गई, और तो आप एक अपनी जो स्क्वायर वेव है उसको कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 4/पाई साइन एक्स प्लस 4/3 पाई साइन 3x, एंड ऐसे करके बाकी सारी टर्म। तो मैं अब एक कंप्यूटर सिमुलेशन की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये साइन सीरीज़ आपका एक स्क्वायर वेव में जनरेट हो जाती है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। एक कोड बस ये काम कर रहा है कि ये आपके n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है जो आपने साइन के फॉर्म में बनाए हुए हैं, उनसे स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करेगा या सबको जोड़ के रख देगा, ठीक है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि मैं सिर्फ एक साइन वेव लेता हूँ या एक कंपोनेंट लेता हूँ जो हमने अभी स्क्वायर वेव का डिफ़ाइन किया हुआ है, जो साइन सीरीज़ डिफ़ाइन की है, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो आपकी साइन वेव कुछ इस प्रकार से, या स्क्वायर वेव जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे कहता है स्क्वायर वेव जनरेटेड यूजिंग 1 साइन वेव्स। ओके, तो अब मान लेते अगर मैं 2 साइन वेव यूज़ कर लेता हूँ तब क्या होता है, तब आपका थोड़ा सा आप देखोगे कि ये एक स्क्वायर वेव के फॉर्म में बन रहा है। तो अब मैं मान लेते हैं से 6 वेव्स यूज़ करता हूँ, तो देखो जैसे जैसे हम लोग और कंपोनेंट्स को यूज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये थोड़ा सा स्क्वायर वेव के शेप में आता जा रहा है। से अब मैं 40 कंपोनेंट्स यूज़ करूँ तो आप देख पाओ कि ये थोड़ा सा बिल्कुल स्क्वायर वेव के फॉर्म में आ गया है। और अगर से अब मैं यहाँ 500 कंपोनेंट्स यूज़ करता हूँ देन यू विल सी कि ये एक परफेक्टली एक स्क्वायर वेव के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप देख पा रहे हो कि कैसे आपके साइन जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हेल्प से आपकी एक स्क्वायर वेव बन रही है, जस्ट बिकॉज वो सारे साइन वेव्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं कि फाइनली आपको जो सम आता है वो एक स्क्वायर वेव के फॉर्म में आता है। ओके, तो ये तो हो गया वो तरीका जब हम एक साइन वेव से या कई सारी साइन वेव से स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप स्क्वायर वेव से ये कंपोनेंट निकालना चाह रहे हो, तो वो आप कंपोनेंट कैसे देखोगे। तो मैं एक तरह से आपको एक सिमुलेशन करके बताता हूँ। वो सिमुलेशन आपका क्या करेगा, आपकी स्क्वायर वेव जो साउंड के फॉर्म में होगी उससे उसके सारे कंपोनेंट्स को निकाल के बताएगा। ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली शो यू। तो ये मैंने एक ऑनलाइन टोन जनरेटर निकाला हुआ है। तो ये टोन जनरेटर क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वैसे ही मैं आपको एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये सिंपली आपकी जो भी साउंड है उसके सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को निकाल के आपको बता देता है। ठीक है, तो अब हम ऑनलाइन टोन जनरेटर पे जाएंगे और अपना जो भी हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, बस कुछ नहीं हो रहा, बस हम फोरियर सीरीज़ के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम कर लें अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम पे वीडियोस को देखते हैं, बिकॉज़ ये साउंड आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ओके, सो लेट मी एक्चुअली डिक्रीज़ द साउंड फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, तो जैसे मैं ये प्ले करूँगा साउंड, आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ये एक साइन वेव के फॉर्म में एक वेव यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब सिंस ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम करूँगा। देखो वैसे ही आपको ये कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो जैसे मैं थोड़ा सा और कम फ्रीक्वेंसी करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक साइन वेव यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेते हैं 100 हर्ट्ज़ की साइन वेव बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो अब साइन वेव से मान लेते हैं हम स्क्वायर वेव बनाते हैं, तब क्या होगा। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर वेव बनाओगे तो यहाँ पे यदि आप देख पाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर वेव का भी ऑप्शन है। तो मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर वेव जनरेट करोगे तो थोड़ा सा आपको बहुत गंदा सा नॉइस सुनाई देगा, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था साउंड थोड़ा सा कम कर रखना। और यहाँ आप देख पाओगे कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो समवेयर अराउंड 30 के आसपास, 30 थोड़ा सा ज़्यादा है, बट दूसरे का कर्व समवेयर अराउंड 10 के आसपास है। और यही रेशियो आपके सारे कंपोनेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो करीब 3 का रेशियो होता है पहले और दूसरे कंपोनेंट के बीच में, तो वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका 4/5। मैं पहले आवाज़ ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मैसी लगेगा। ओके, तो जो पहला वाला कंपोनेंट आपका होता है, ओके वेयर इज़ दैट, ओके ठीक, कोई बात नहीं। जो पहला वाला कंपोनेंट होता है दैट इज़, मान लेते हैं अगर वो 1 है तो जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो उसका 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ से देख सकते हो इस वाले एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिखाया, जो सिमुलेशन मैंने आपको करके बताया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द फोरियर सीरीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ देखेंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे बनाई जाती है और कैसे आती है, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप।